बचपन में मैंने नॉर्मल फोर्सेस पे बहुत सारी गलतियां की हैं। आओ उन्हीं गलतियों की मदद से मैं तुम्हें आज नॉर्मल फोर्स के बारे में कुछ और बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला जूता, और इसी की मदद से हम सीखने वाले हैं समथिंग न्यू ऑन नॉर्मल फोर्सेस। तो सबसे पहली गलती जो मैं करता था वो ये कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी हुई हो, मैं डायरेक्टली जल्दी से उस पर एक नॉर्मल फोर्स बना देता था उसकी एफबीडी में। अब देखो, नॉर्मल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तभी वो एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। जैसे कि ये जूता अगर कहीं जमीन पे रखा हुआ हो, तो इस केस में ये कांटेक्ट में है जमीन के साथ, तभी ये जमीन पे और जमीन इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी। अगर ये जूता यहाँ कहीं इस सरफेस पे यहाँ पे कहीं कांटेक्ट में होता, तो इस केस में भी ये दोनों कांटेक्ट में है और एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। लेकिन मान लो ये जूता कहीं हवा में कहीं ऐसे गिर रहा हो, तो क्या इस केस में नॉर्मल फोर्स होगा? तो अब इसकी एफबीडी बनाते हैं। जब ये जूता गिर रहा होगा, तो मैं कहूंगा मान लो इस जूते का मास m है, इस पे mg का फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ। यहां बना लेते हैं नीचे की तरफ एक mg का फोर्स, और मैंने जल्दी से गलती में एक नॉर्मल फोर्स भी लगा दिया ऐसे, F नॉर्मल। अब देखो ये गलत है। जब ये जूता नीचे गिर रहा है ना, तब तो ये जूता किसी सरफेस के कांटेक्ट में है नहीं, तो इस केस में नॉर्मल फोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा। तो नॉर्मल फोर्स तभी एग्जिस्ट करती है जब ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो किसी सरफेस के। नॉर्मल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। अब देखो दूसरी गलती में क्या करता था कि हमेशा नॉर्मल को mg के बराबर बना देता था। जब भी मुझे नॉर्मल बनाना हो तो मैं कर देता था कि नॉर्मल इज इक्वल टू mg। इस नॉर्मल फोर्स की मैग्नीट्यूड ये mg के बराबर होगी। तो आओ इसे देखते हैं। मान लो कि ये जूता यहाँ नीचे सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, और मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। न्यूटन के सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी, मास m। अब यहां देखो, ये जूता तो आराम से यहां पर रखा हुआ है, ये स्टेशनरी है, तो यानी कि इसकी एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ये हो जाएगी 0। अब नेट फोर्स क्या है? अब क्योंकि हम सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन से ही हमें मतलब है। नेट एक्सेलरेशन इन वाई और नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन ये हो गया एफ एन, और एम जी, बस दो ही फोर्सेस हैं, तो मैं लिखूंगा एफ एन ये हो गया प्लस क्योंकि ये ऊपर की दिशा में है, और एम जी माइनस एम जी क्योंकि ये नीचे की दिशा में है, और ये पूरी चीज़ डिवाइडेड बाई ये हो जाएगी m। अब दोनों साइड अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से मास गायब, और यहाँ पे 0, m इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास आएगा नॉर्मल फोर्स माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। अब इसकी मदद से मेरे पास आ गया कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी। अब ये तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू है बस इस कंडीशन में। ये एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन है। देखो यहाँ पे 3 चीजें हो रही हैं। पहली चीज तो ये कि इस केस में बस 2 ही फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं बॉडी पे, एक नॉर्मल का और एक mg का। और दूसरी बात ये कि एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन बॉडी का 0 है। और तीसरी बात ये कि ये ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अब इन तीनों में से कोई भी एक चीज बदल जाए ना, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स mg के बराबर नहीं आने वाली है। तो आओ क्या करते हैं, हर एक केस के बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो आओ पहला केस लेते हैं। अगर इस जूते पे 2 से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे होते तो क्या होता? तो मैं इस जूते को अब नीचे की तरफ ढकेलने वाला हूं। इस पे एक और फोर्स लगाने वाला हूं नीचे की तरफ, F1 फोर्स। अब यानी कि इसका FBD में एक और फोर्स आ जाएगा, ये आएगा F1 नीचे की तरफ। और फिर अगर इसे मैं इक्वेशन में लिखूं तो ए नेट इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइड बाई मास। अब एक्सेलरेशन तो अभी भी 0 है क्योंकि जूता हमारा रेस्ट पे रखा हुआ है। नेट फोर्स इसके जगह पे आ जाएगा नॉर्मल, और mg, ये तो दोनों थे ही, माइनस mg, साथ में साथ एक और माइनस F1 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस F1। और ये पूरी चीज़ डिवाइड बाई थी m से, इसे मैं हटा के अच्छे से लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई m। अब अगर मैं दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से मास हट गया, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसे हम नीचे लिख लेते हैं, 0 इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स Fn माइनस mg माइनस F1। अब अगर मैं दोनों साइड mg और F1 को ऐड कर दूं तो यहाँ से तो ये चीज़ हट जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ बचेगा Fn, और यहाँ पे आ जाएंगी mg प्लस F1। अब इसे लिख लेते हैं, दोनों साइड मैंने mg और F1 से ऐड कर दिया है, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ बचा Fn, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ गया mg प्लस F1 प्लस F1। तो यानी कि तुम्हें दिख रहा होगा कि अब जो नया नॉर्मल का फोर्स आया है
ये बड़ा है पिछले नॉर्मल के फोर्स से। पिछला नॉर्मल का फोर्स केवल mg के बराबर था, अब नॉर्मल का फोर्स बढ़ गया है F1 से। और ये जाहिर सी बात भी है, क्योंकि देखो अब मैं जूते को ज़्यादा बड़े फोर्स से दबा रहा हूँ, यानी कि जूते और ज़मीन के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा प्रेशर आ गया है, ठीक है, क्योंकि मैं इसे दबा रहा हूँ। इसका मतलब ज़मीन को अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसे इस जूते को बाहर ही रखना है ज़मीन से। अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, इसका मतलब ये जूता ज़मीन को तोड़ के अंदर घुस जाएगा। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ज़मीन बहुत ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है इस पूरी चीज़ को बैलेंस करने के लिए। और यही तो हमारे पास इक्वेशन में भी आया है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया है। अब देखो, मान लो कि तुम्हारा एक और दोस्त आ गया और वो उस जूते को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचने लग गया F2 फोर्स से। तो यानी कि मेरे पास FBD में भी एक और नया फोर्स आ जाएगा, F2। अब अगर यहाँ इक्वेशन में बात करें तो यहाँ इक्वेशन में नेट फोर्स की जगह पे एक और फोर्स ऐड हो जाने वाला है F2 का, क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में, इसलिए प्लस F2। यानी कि यहाँ भी मैं लिख देता हूँ प्लस F2। अब अगर मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो मैं दोनों साइड mg ऐड कर दूंगा, F1 ऐड कर दूंगा और F2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ताकि यहाँ से F2 हट जाए और यहाँ पे आ जाए। यानी कि माइनस F2 इधर आने वाला है, माइनस F2। यानी कि मेरी नॉर्मल रिएक्शन अब कम हो गई है, माइनस F2 हो गई है ना। और ऐसा जाहिर सी बात भी है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, इसलिए जो प्रेशर थी ना जूते और ज़मीन के बीच में, ये अब कम हो जाने वाली है। यानी कि अब ज़मीन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जूते को बाहर रखने के लिए, इसलिए अब ज़मीन भी थोड़ा कम नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। और यही तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ। अगर तुम ऊपर में फोर्स लगाओगे 20 न्यूटन्स का, तो इसका मतलब 20 न्यूटन से कम हो जाएगी हमारी नॉर्मल रिएक्शन, माइनस 20 न्यूटन्स। आओ अब एक आखिरी फोर्स लगाते हैं इस जूते पे, कुछ एंगल पे इस बार लगाते हैं फोर्स को। F3 न्यूटन का फोर्स मान लो कि तुम्हारा दोस्त लगा रहा है एक फाई एंगल पे, फाई एंगल पे। तो अगर इसे मैं FBD पे बनाऊंगा तो ये फोर्स कुछ ऐसे आएगा। अब इसे मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जगह है नहीं हमारे पास। ये F3 और ये एक एंगल पे एक्ट कर रही है, ये वाला एंगल फाई। तो अब देखो यहाँ पे इसे हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में नहीं डाल सकते हैं एज F3, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं वाई डायरेक्शन के फोर्सेस की। वाई डायरेक्शन में ही मोशन को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, है ना। और हमारी जो फोर्स F3 है ये तो दोनों डायरेक्शन में है, एक्स में भी और वाई में भी। इसका मैं दो कॉम्पोनेंट्स ले सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कुछ ये वाला, और वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा कुछ ये वाला। तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन से, क्योंकि हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, है ना। और नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है। नॉर्मल का मतलब ही होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, और क्योंकि सरफेस है हॉरिजॉन्टल तो यानी कि नॉर्मल होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करना हमने कुछ पिछले वीडियोस में देखा है, इसलिए मैं अब यहाँ पे जल्दी जल्दी करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं साइन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। साइन ऑफ फाई हो जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और ऑपोजिट ही तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे F3 इन वाई डायरेक्शन। तो ये आ जाएगी F3 इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू F3 साइन ऑफ फाई, साइन ऑफ द एंगल, साइन फाई। तो अब आओ इसे यहाँ पे हम लोग डालते हैं। तो थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी हमें यहाँ पे, ये इसे यहाँ घिसका देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ए नेट ये हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। तो यहाँ नेट फोर्स की जगह पे एक और हम प्लस F3 साइन ऑफ फाई लिखने वाले हैं। प्लस इसलिए क्योंकि हमारे पास जो फोर्स आया ना, इसका रिजॉल्व करने के बाद कॉम्पोनेंट F3y ये वर्टिकली ऊपर की दिशा में, इसलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। और उसके बाद मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, प्लस F3 इंटू साइन ऑफ फाई। और फिर मैं इसे अगर इधर ले आऊँगा, क्योंकि मुझे Fn निकालना है, तो मुझे दोनों साइड से माइनस F3 साइन फाई करना पड़ेगा। तो यानी कि Fn इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आ जाएगा F3 साइन फाई। यानी कि मेरा नॉर्मल फोर्स और कम हो गया है। और ये भी जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो अगर तुम इसे वर्टिकली ऊपर की डायरेक्शन में खींच रहे होगे, इसका मतलब जो प्रेशर है ना जूते और यहाँ सरफेस के बीच में, ये प्रेशर कम हो रहा होगा। यानी कि अब सरफेस को बहुत ही कम नॉर्मल रिएक्शन लगाना पड़ेगा इस जूते को अंदर घुसने से रोकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल हमारा कम हो जाएगा। चलो ये तो तब बात थी जब हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस लग रहे थे, हमारा नॉर्मल mg के बराबर नहीं आ रहा था। अब अगर क्या होगा कि हमारा नेट एक्सेलरेशन ये जीरो नहीं हो, तो देखो मान लेते कि हमारा जूता कुछ एक्सेलरेट कर रहा है A1 से ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस केस में क्या होने वाला है, तो अब यहाँ पे जीरो की जगह पे हमें A1 लिखना पड़ेगा। ये इसे मैं हटा के लिख देता हूँ A1।
अब अगर मैं मास को मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो यहाँ से तो मास हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होने वाला है। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ma1 m इंटू a1। अब फिर मुझे क्योंकि fn की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सारी चीज़ों को उस साइड ले जाने वाला हूँ, यानी कि इसे प्लस करूँगा, इसे माइनस करूँगा, तो यहाँ पे इस साइड पे मेरे पास एक प्लस ma1 रह जाने वाला है, प्लस ma1। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे केसेस में नॉर्मल फोर्स निकालना देख लिया है, और नॉर्मल फोर्स से रिलेटेड बहुत सारी मिसकंसेप्शंस और गलतियां जो है ना, ये भी हमने देख ली कि क्या क्या हो सकती हैं। अब एक और केस बच रहा है जिसमें कि ये जूता किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस से कॉन्टैक्ट में नहीं, बल्कि किसी और सरफेस से कॉन्टैक्ट में हो। अब इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे।